कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, उस वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है। आरएसएस या भाजपा ऐसी नीच मानसिकता के लोगों का एक समूह है जो अपनी बर्बादी, देश की बर्बादी की कीमत पर भी बस मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियां हैं, इससे आम जनता को क्या फायदा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ भी गए होंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। जी हाँ, वो है वक्फ बोर्ड। दोस्तों, मैं इस बात को हम अपनी वीडियो की शुरुआत करें, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में दो तरह की मीडिया है। एक वो जो बीजेपी समर्थक है, जो बीजेपी की तारीफें करती है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, और एक वो मीडिया जिसको हम न्यूट्रल समझते हैं, यानी जो मीडिया बीजेपी के खिलाफ बात करती है, एक वो मीडिया। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जो गोदी मीडिया है वो ये कह रही है कि बहुत सही हो रहा है, वक्फ बोर्ड में बदलाव होने चाहिए, इससे जो वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां हैं उस पर। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ की मीडिया है वो कह रही है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, जिसे सुनकर जो देश का आम मुसलमान है, जो बिल्कुल भी जानता नहीं है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, वो इस बात से खुश होता है कि हाँ भाई, कोई तो मीडिया है जो हमारा साथ दे रही है। लेकिन हमारा चैनल इससे भी आगे बढ़कर बात करते हैं। हम आप लोगों को, हम आम जनता को, हम आम मुसलमान को ये बताएंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, उस वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है, जो देश में अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिक है। भारतीय सेना इंडियन रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जमीन है हिंदुस्तान के अंदर। हम बात करेंगे जनाब शादाब साहब से। उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जनाब शादाब साहब, आखिरकार देश के मुसलमानों को वक्फ से क्या फायदा हो रहा है? कितने अस्पताल, कितने स्कूल वक्फ बोर्ड ने बनाए हैं और वो चला रहा है, या फिर कितने जरूरतमंदों को वो खाना खिला रहा है? इस तरह की एक जंग छिड़ गई है, जहां पर एक लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, जिसे हम कह सकते हैं अंधभक्त, और एक वो हैं जो न्यूट्रल हैं, जो ये कह रहे हैं नहीं जी, वक्फ बोर्ड में बदलाव ना हो। आप इस पर अपनी बात रखिए। जी हैदर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने कि वो दो तरह के प्रचार तंत्र हैं। एक तो वो गोदी मीडिया जो सत्ता से सवाल ही नहीं करती, विपक्ष से सवाल करती और सत्ता के हर काम को की जय जयकार करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी मीडिया जो खास तौर पर सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है, तो वो शोर मचाती है कि साहब ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं, चूंकि आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, तो इसको स्पष्ट कर दूं, जो आप कहना चाहते हैं आपके दर्शकों के लिए, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, गोदी मीडिया के ताल्लुक से जो भारतीय जनमानस है, खास तौर पर मुस्लिम या और जो माइनॉरिटीज हैं उनका, वो बिल्कुल क्लियर है और सही है, उनकी समझ बिल्कुल सही है। देखिए, आरएसएस और भाजपा ऐसे समझिए, अपने तमाम प्रचार माध्यमों के सहित जो भी उनके संसाधन है, प्रचार का संसाधन उनका है, सरकारों का इस्तेमाल करना है। आरएसएस ने इतने लंबे समय से जो मेहनत की है, उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, विश्वविद्यालयों में प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, ये सब उन्होंने अपने लोग डाल दिए। स्कूलों में टीचर पिछले 70 सालों में बहुत मेहनत की और एक बाकायदा रणनीति के तहत काम किया है, और उसका नतीजा सामने। तो आप यानी आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरफ ये बात तो बिल्कुल सही है और वो समझ लें, मैं सहमत हूँ कि आरएसएस या भाजपा ऐसी घृणित, ऐसी नीच मानसिकता के लोगों का एक समूह है जो अपनी बर्बादी, देश की बर्बादी की कीमत पर भी बस मुसलमानों को बर्बाद करना चाहता। उसकी मानसिकता यह है कि बस मुसलमान बर्बाद हो जाए। मुझे कहानी याद आती है, कोई किसी आदमी ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काफी तपस्या वगैरह की, भगवान खुश हो गए, तो उन्होंने उसे वरदान दे दिया, भाई मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने कहा, भाई मैं जो भी मांगू बस वो पूरा हो जाए। तो भगवान ने कहा, देखो बात तो तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हें वरदान तो मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसियों को उससे डबल मिलेगा। और वो जल्दबाजी में उन्हें ढी गई, उसे एहसास नहीं हुआ। तब जैसे ही घर गया बड़ी खुशी खुशी, तो उसने कहा, जी एक शानदार कोठी मुझे मिले। वो पल भर में कोठी मिल गई। अब इधर उधर देखा तो पड़ोसियों की दो दो कोठी। अब समस्या पैदा हो गई, यार मेरी एक कोठी, मैं तो सोच रहा था कि मैं पड़ोसियों को दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, लेकिन अब क्या दिखाएं, जिनकी दो कोठियां उनको अपनी एक कोठी क्या दिखाएगा। शानदार खाना चाहिए तो पड़ोसियों का डबल खाना। क्या
बहरहाल जो भी मांगता था पड़ोसी को उसके बाद डबल, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। तो उसने क्या किया, उन्होंने कहा जी मैं ये मांग रहा हूं कि मेरे गेट के आगे कुआं खुद जाए, चौड़ा सा। तो वो कुआं खुद गया, पड़ोसी का दो कुएं हो गए। अब पड़ोसियों को जब घर में आने जाने से परेशानी हुई, तब जाके उसके दिल को थोड़ी सी राहत हुई, चैन मिला कि अब परेशान हो रहे हैं ये लोग, है ना। लेकिन फिर भी लोगों ने, बेचारों ने जुगाड़ किया, किसी तरह तख्ते वख्ते रख के आने जाने लगे। तो फिर गुस्सा आ गया इनको, बहुत कोशिशें की, पड़ोसी बेचारे किसी तरह से अपना काम चला लेते थे। आखिर में उसकी समझ में एक आइडिया आया और वो उसके लिए राजी हो गया। उसने कहा जी मेरी एक आंख फूट जाए। और उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसी अंधे हो गए, उनके दोनों फूट गए, वो डबल होना था। तब जाके उसे तसल्ली हुई कि अब ये कुएं में गिर रहे हैं, अब ये चल नहीं पा रहे हैं, अब ये मोहताज हो गए, मेरी तो एक आंख फूटी। यानी इस कहानी का सबक ये है कि कुछ लोगों की मानसिकता इतनी नीच होती है कि वो अपना काला होना कबूल कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले को वो अंधा करके छोड़ते हैं कि साहब ये अंधा हो जाए, मुझे सुकून है इसके अपने काला होने को। बराबर आपने देखा नहीं किस तरह से हम 500 रुपए लीटर ले लेंगे तेल, हम 1000 रुपए लीटर ले लेंगे तेल, मुसलमान बर्बाद होने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ऐसे चंद नीच लोगों का समूह है जो किसी भी कीमत पर आपको अंधा करना चाहती है, और इसके लिए वो काले होने को तैयार है, देश को बर्बाद करने को तैयार है। बांग्लादेश गया, अभी ताजा ताजा, नेपाल पहले गया, श्रीलंका गया, चीन अंदर घुसा बैठा है, अफगानिस्तान जैसा दोस्त खत्म हो गया, ईरान जैसा दोस्त खत्म हो गया, सब कुछ करने को तैयार है। वो मूल्यों को टाइट कीजिए आप। अच्छा, भाजपा नेतृत्व जानता है कि उसका जो आधार वोटर है वो सिर्फ मूल्यों को टाइट करने की बात है, उसे कोई देश से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए वो गाहे बगाए ऐसे काम करते रहते हैं जिससे वो खुश हो जाए। हालांकि आप देखें, कुदरती तौर पर आप किसी सड़ी हुई चीज को, जिसको मुसलमान अपनी संपत्ति मान रहा था, ध्यान से हैदर साहब सुनिएगा मेरी बात को, कई बार ऐसा होता, कोई आदमी अपने पास किसी खराब चीज को या किसी सड़ी हुई चीज को अपनी धरोहर मानने लगता, और सामने वाला जो उसका दुश्मन है वो ये देख करके यार ये इसको अपना खजाना समझ रहा है, उसे छीनता है, फेंक देता है। ये आदमी जो खजाना समझ रहा था उस सड़े हुए माल को, ये रोता है क्योंकि खजाना समझ रहा था। इसके रोने से वो खुश होता है कि मैंने इसको रुला दिया। हालांकि थोड़े वक्त के बाद जब वो रियलाइज होता है यार मेरे पास वो तो सड़ा हुआ था, आज तो मेरे घर की बदबू खत्म हो गई, अब वो सोचता है अचानक यार ये बदबू आती थी, ये बदबू आना कैसे बंद हो गई, यार ये यहाँ पर बैक्टीरिया आते थे या तो बीमारियां होती थी, इसकी वजह से बहुत सारे वायरस आते थे यहाँ पर, क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि दरअसल वो माल जिसे मैं खजाना समझ रहा था वो तो सड़ी हुई आइटम थी। तब वो कहता है यार ये तो बहुत ही अच्छा कुदरती तौर पर हो गया कि मेरे पास से वो छिन गया। अब वो कोई नई चीजें करता है, फिर अपडेट होता है। इसी तरह से भाजपा ने अपनी समझ में मुसलमानों के साथ जो भी बुरा किया, तलाक के कानून पर क्या नुकसान हुआ और फायदा हो गया। पहले भी 3 तलाक कहाँ हुआ करती थी, लेकिन जो भी होती थी, है ना, लेकिन कम से कम आपका एक विचार जो है वो जिल्लत का सामना तो करना पड़ता था कि आप एक औरत को तलाक 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 कहकर अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, खत्म हो गई बात। आज देखिए आप कोर्ट में तलाक के केसेस पहले भी 1-8% ही आते थे, अब वो बिल्कुल ही आना खत्म हो गए, तो आपको तो फायदा हो गया। आज मुसलमान तालीम की तरफ, जब से भाजपा सरकार आई है 10 सालों से, तालीम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा, पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा, कारोबार की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। आज वो गैर मुस्लिमों से अपने रिश्ते बेहतर बने इसकी कोशिश भी करने लगा, उसके अंदर उदारता पैदा होने लगी, उसके अंदर कट्टरपन जो है वो कम हो गया। तो ये फायदा तो हुआ ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसा आपने अपने संबोधन में कहा कि भाई 2 तरह के मीडिया, 2 तरह के प्रचार तंत्र हैं, एक गोदी मीडिया और एक दूसरा जो है वो प्रो कांग्रेस है, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो भाजपा विरोधी है वो हमारे हक में है, ऐसा नहीं है। ये आपके दर्शक अच्छी तरह समझ लें कि जो भाजपा के विरोधी हैं वो मुसलमानों के हमदर्द हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बात अपने जहन से, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि जो मीडिया, जो एंकर, जो पत्रकार या कोई भी सेलिब्रिटी या नेता अगर भाजपा विरोधी है तो वो मुसलमान समर्थक हो जाए, तब बिल्कुल नहीं। अब आते हैं वक्फ बोर्ड की बात पर। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि भाजपा जो बिल लाने जा रही थी, जिसको अब जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया गया है, और अंदर के सूत्रों से आप जानते ही हैं कि उस पर नायडू का और नीतीश कुमार का दबाव बना, सूत्र बताते हैं, वरना भाजपा क्यों जेपीसी को भेजती, आज तक तो उसने ऐसा किया नहीं। इससे साबित हुआ कि भाजपा अब इस बार जो है संसद में कमजोर है, उतनी ताकतवर नहीं है जैसे पिछली बार थी। तो अब नीतीश कुमार को बिहार में मुस्लिम वोट लेने हैं, चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोट लेने हैं,
तो जाहिर है उनकी मजबूरी है कि वो ऐसे किसी भी बिल का या ऐसे किसी भी कानून का विरोध करें जिससे मुसलमान आवाम जो है उनको लगता होगा यार ये तो हमारे जो है विरोध में है, ये तो हमारी मुखालफत में है। तो वो मजबूर हुई, उसने जेपीसी को वो भेज दिया बिल, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता। लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूँ असदुद्दीन साहब की इस बात से, जैसा उन्होंने संसद में कहा कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है, और इसी नियत और इसी इंटेंशन और इसी इरादे के साथ ये बिल आया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 70 सालों से वो वक्फ एक्ट जिसको वो बहुत अच्छा समझते हैं, जिसको आज भाजपा उठा रही है कि असीमित अधिकार है उनके पास, जिस मर्जी संपत्ति को अपना घोषित कर दे, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से और इसका विरोध करने वाले तमाम लोगों से पूछता हूं, और फिर बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विरोध ना करें, बिल्कुल करें विरोध। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बर्बाद करने के इरादे से ही लाया जा रहा बिल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 70 सालों से वक्फ संपत्तियां जो हैं, उनकी जो जायदादें हैं वक्फ, इससे आम मुसलमानों को क्या फायदा? क्या कोई जवाब देगा? असदुद्दीन साहब जवाब देंगे? क्या उन्होंने कोई आंदोलन छेड़ा कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियां हैं, इससे आम जनता को क्या फायदा हो रहा है? आप बताइए, सर्वे कीजिए आप आम जनता का, क्या क्या फायदा हो रहा है? वो तो मालूम भी नहीं है कि अब बोर्ड की ये जिम्मेदारियां भी बनती हैं कि वो मदद करे आवाम। कब्जा हो रखा है उनके ऊपर, ये असीमित बता रहे हैं, लामहदूद ताकत होने के बावजूद औकात नहीं है औकाफ की कि वो अपनी जमीन पर से कब्जे तक हटवा दें, कोई औकात नहीं है। और जहां पर करोड़ों रुपए मार्केट वैल्यू आज की तारीख में वहां के किराए की जमीन की है, वहां से कहीं 5 रुपए, कहीं 10 रुपए, आपको मालूम है ये वहां महीना किराया आता है 5 रुपए 10 रुपए महीना, जहां की आज करोड़ों रुपए की वैल्यू है वहां पर आता है, और कोई औकात नहीं औकाफ की, जिसको बताते हैं कि उनके पास तो असीमित शक्तियां हैं, लामहदूद पावर्स हैं, ये औकात है। और ये क्यों है? जो ऐसा आपने बताया था कि भाजपा विरोधी होने का मतलब मुस्लिम समर्थक होना नहीं है। ये आपके दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए कि हर पार्टी ने जब वो ताकत में आई है तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ दलाल मुसलमानों को रखा है, दलाल मुसलमानों को ताकत दी है। कांग्रेस ने दलालों को अपने पास इकट्ठा किया और वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्षता दी और जो पावर दी है वो किनको दिया है? उन दलालों को दिया है जिन्होंने माफियाओं से मिलकर अपनी जेबें भरी हैं, अपने घर भरे हैं। आम मुसलमान को कांग्रेस के जमाने में भी वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कह रहे हैं, अरे भाई ज्यादा पॉजिटिविटी तब थी कि जब ये भाजपा बिल ना लाती और आप औकाफ की लाखों करोड़ की जो संपत्तियां हैं उनसे एक पैसे का फायदा मुसलमानों को नहीं हो रहा है। इसके खिलाफ असदुद्दीन साहब आवाज उठाते हैं। लेकिन उन्हें भी डर है कि कहीं उलमा नाराज ना हो जाए, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर उलमा का रोल है, कि कहीं उसमें वो ताकतवर मुसलमान नाराज ना हो जाए। ताकतवर नाराज हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ जो है वो राजनीति में जो है वो मस्जिदों का इस्तेमाल, मेंबरों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, हम तबाह हो जाएंगे। उन्हें डर है। ईमानदारी की बात तो वो भी नहीं कर रहे हैं और कोई मुसलमान नहीं कर रहा। आप गौर कीजिए कि मुसलमान, आप जानते हैं, लघु उद्योग चलाते हैं, ज्यादातर छोटे छोटे कारखाने। दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के खिलौने बनाने के कारखाने, डाई बनाने के कारखाने हैं, छोटी छोटी चीजें बना रहा है, कोई पिन बना रहा है, कोई चिमटी बना रहा है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई जूते बना रहा है। ऐसा है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए संभल आज की तारीख में छोटे छोटे जीन्स के कारखानों का हब बन चुका है। घरों के अंदर जीन्स के कारखाने किराए पर माफ कीजिएगा, किराए पर जगह लेके 5-5, 10-10 हजार रुपए की मुस्लिम कारखानेदार जो है वो मशीनें 10-20 हजार के काम कर रहा है। बरेली को देखिए आप, कितने बड़े पैमाने पर जरी के कारखाने हैं, छोटी छोटी जगहों पर लोग 5-10 हजार रुपए किराया देंगे। बनारस में देखिए आप, कितने बड़े पैमाने पर साड़ियों का काम है। अलीगढ़ में देखिए आप, कितने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के पास ताले का काम है। तो क्या वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति को सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए देगा, या मुसलमान बहुत बड़े जो ठेकेदार हैं बने हुए हैं, ये दलाल जो हैं, उनको अपने प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए देगा? दिल्ली में भी वक्फ की संपत्तियों पर कुछ जो मजबूत मुसलमान हैं, जिनकी कांग्रेस से बहुत नजदीकी थी, इसी वजह से उन पर कोई आंच नहीं आई। वो कांग्रेस की दलाली उन्होंने इसीलिए की ताकि कांग्रेस उनको जो है वो उनके अधिकारों को छीन ना सके, और वक्फ की संपत्तियों पर जिस तरह उन्होंने अपने प्राइवेट काम कर रखे हैं उसको बचाए रखने के लिए उन्होंने, तो कांग्रेस ने तो कोई आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ।
अपने प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बात बता दूं, जिस तरह मुसलमानों का बोर्ड है वक्फ, ठीक उसी तरह हर धर्म का बोर्ड होता है, जिसमें अगर हम उदाहरण की बात करें, सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होती है, उनकी अपनी ज़मीन होती है गुरुद्वारे के लिए, लेकिन वो अपने स्कूल बनाते हैं, अपने कॉलेज बनाते हैं, और अगर वो अपनी ज़मीन किसी प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तो वहाँ पर उनका कोटा होता है। तो एक तरीके से वो अपने बच्चों के लिए, अपनी तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, अस्पताल, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त में ऐसा करता हुआ कुछ नहीं दिखाई देता। जी, आप सर्वे कर लीजिए ना, आप मुसलमान को क्या फायदा है। जितनी मिसालें मैंने आपको दी, क्या वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों पर, बरेली में जो उनकी जमीन है, अलीगढ़ में जो उनकी जमीन है, संभल में उनकी जमीन है, दिल्ली में उनकी जमीन है, बनारस में उनकी जमीन है, हाँ? तो क्या वो इन कारखानेदारों को एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाकर नहीं दे सकते, जहां पर ध्वनि प्रदूषण के लिए और वायु प्रदूषण के लिए पूरा इंतजाम हो, जल प्रदूषण के खिलाफ पूरा इंतजाम हो, जहां पर वो उनसे एक मुनासिब किराया ले। क्या होगा, इससे वक्फ बोर्ड की आमदनी भी बढ़ेगी और उस आमदनी से सरकार को भी टैक्स मिलेंगे, राजस्व मिलेगा सरकार को, सरकार पर एहसान होगा। एक आम टैक्स पेयर होता है, उसके अंदर ये गर्व महसूस होता है कि मैं टैक्स देता हूं तो उससे अस्पतालों में दवाइयां आती हैं, स्कूल में किताबें मिलती हैं। आप ये गर्व क्यों नहीं महसूस करना चाहते, जब आपके पास देश की तीसरी सबसे बड़ी ऐसी संस्था है वक्फ बोर्ड, जिसके पास सबसे ज्यादा यानी कि जमीन है डिफेंस और रेलवे के बाद। तो आप ये बताइए, आपको तो लाखों करोड़ रुपए सरकार को टैक्स देना चाहिए और आपका एहसान होगा सरकार पर। लेकिन चंद दलालों ने कब्जा कर रखा, और यह कब्जा कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने, जो भी गैर भाजपाई विरोधी हैं, जो मुसलमानों को लगता है कि भाजपा विरोधी है तो वो हमारे समर्थक है, ऐसा नहीं है बाबा। वो असीमित अधिकार दिए हैं उन्होंने अपने दलालों को जो है वो खुश करने के लिए, ताकि दलाल मुस्लिम वोट इधर को उठा सके, इस तरह की है कि वो खुद इस्तेमाल कर सके। वो असीमित शक्तियाँ मुसलमानों के लिए काम आने के लिए नहीं है, है ना। और सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी मैं अगर जो मानता हूँ, मुसलमान समाज के अंदर जागरूकता ना होना, कि वो खुद जाके आकर सवाल क्यों नहीं करते। इसी बात पर बुरा मान लेना कि बीजेपी सरकार इसमें बदलाव ला रही है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी सरकार अगर वक्फ बोर्ड में बदलाव ला रही है तो उससे आम मुसलमान को तो और कोई नुकसान है नहीं। उन लोगों को नुकसान है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं नेताओं के साथ मिलकर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और वो नुकसान देखिए, हमारी आंखें पहली बार खुली हैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से। एक आम मुसलमान कम से कम गिरबान में हाथ डालेगा अपने नेताओं के, कि हमें तो पता अब चला है कि हमारे बाप दादा हमारे लिए कितनी बड़ी जायदादें छोड़कर गए हैं, और तुम लोग हमारे लिए कर क्या रहे हो। आप ये बताइए ना, मैंने आपको बताया बारात घर नहीं होने चाहिए। अगर बारात घर होंगे, आप एक बारात घर देखिए, 50-60 हजार रुपए का बारात घर मुसलमान को लेना पड़ता है अपनी बेटी माँ या बेटे की शादी में। उसके लिए अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो और उसे फ्री मिले, या 2-4-5 हजार रुपए की जो है वो सर्विस यानी कि टैक्स लगाकर उस पर जो है लिया जाए, तो क्या ये फायदा नहीं होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। और जब छोटे छोटे कारखाने एक इंडस्ट्री की शक्ल में वक्फ की जमीनों पर बने होंगे, तो एक नंबर का काम होगा, एक नंबर का काम होगा। उसके अंदर उनके अपने बैंक अकाउंट होंगे, वो बाकायदा इनकम टैक्स देंगे, सेल टैक्स देंगे, जीएसटी देंगे। इससे उनकी इज्जत बढ़ेगी, बैंक में उनकी साख बढ़ेगी। टैक्स देने वाले लोगों को बैंक बड़े पैमाने पर लोन देता है, वो अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं। क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड? वो जो असीमित शक्तियों वाला वो कांग्रेस का वक्फ बोर्ड, वो गैर भाजपाई वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था? सिवाय कब्जे कराने का और कोई काम ही नहीं किया। और इल्जाम ये कि साहब असीमित ताकतें हैं। क्या असीमित ताकतें हैं भाई? अपनी जमीन आप खाली नहीं करा सकते। तो मुसलमानों की आंखें खुल रही है। बहुत अच्छी बात है कि अब वो दो तरफा देख सकता है। एक तरफ भाजपा की आंख में आंख मिलाकर कह सकता है कि हमारे बाप दादाओं की दान की उस जमीन पर आप कोई नजर ना डालें, कैसे करेंगे हम कर लेंगे। और दूसरी तरफ आंख में आंख मिलाकर वो पुराने जो भी वक्फ बोर्ड पर काबिज लोग हैं, जो कांग्रेस के बनाए हुए लोग हैं, उनकी आंखों में आग डालकर ये कहे कि वो जमीनों का हमें क्या फायदा है। बनाए अपने संगठन। आपको लगता है कभी जुमे का खुतबा इस मौजू पर हो सकता है? इस मौजू पर तो होगा कि भाजपा ये करने जा रही है, और सही होगा, भाजपा वाकई गलत काम करने जा रही है, सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी करने जा रही है। लेकिन जुमे के खुतबे का इस्तेमाल, जुमे के मेंबर का इस्तेमाल क्या इस मुद्दे पर हो सकता है? हिम्मत है किसी की? मुसलमानों की हिम्मत है कि वो अपने आलिम को इस बात के लिए मजबूर करें, या मस्जिद की कमेटियों के जो जिम्मेदार और समझदार आदमी हैं, या अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के पढ़े लिखे आदमियों को वो मेंबर दें कि भाई आप बात कीजिए वक्फ बोर्ड पर, कि वो ये करें कि बरेली में इतने कारखाने हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन पर क्यों नहीं है? अलीगढ़ में इतने कारखाने वक्फ बोर्ड की जमीन पर क्यों नहीं है? कोई बारात घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर क्यों नहीं? क्यों मुसलमानों का स्कूल जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं है? क्यों IAS IPS के लिए कोचिंग सेंटर? जमीन, आप मालूम है आपको, जमीन के किराए, आप कोई IAS IPS कोचिंग सेंटर खोलते हैं
लाखों रुपए किराए की जमीन है। हमारे दर्शक ही उनको ही बताएं कि पूरी तरह से बीजेपी ही अगर हमारे साथ बेईमानी कर रही है, मुसलमान को गलत कर रही है, तो हम ये बिल्कुल कहना सही नहीं होगा। मुसलमान लोगों को ये बात माननी होगी कि मुसलमानों के पास अपना कोई लीडर ना होना, अपना कोई ऐसा चेहरा ना होना, जागरूकता ना होना, और ये इस बात का परिणाम है, इस बात के रिजल्ट हैं कि हम अपनी ही चीज़ों में खुद ही पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है, वक़्त के बाद बात की संपत्ति है कि अगर उसका सही इस्तेमाल हो, न जाने कितने मुसलमानों की बहन बेटियों की शादी के लिए हमें बारात घर लाखों रुपए के किराए देकर नहीं लेने होंगे। गरीब मुसलमानों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 4-4, 5-5 हज़ार रुपए महीने की फीस देकर नहीं भेजना होगा। हमारे जो इलाज हैं, जो गरीब मुसलमानों के इलाज हैं, उन्हें सरकारी अस्पतालों में लाइन लगाने की तो ज़रूरत क्या है, और प्राइवेट अस्पतालों में भारी भरकम पैसे देकर इलाज कराने के बदले वो वक्त के जो अस्पताल हैं उनमें फ्री इलाज कराने को मौका मिल सकते हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ राजनीति में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। इसके लिए ज़रूरत है जागरूकता की, इसके लिए ज़रूरत है शिक्षा की। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अंत में ये कहूँगा कि हम जल्द ही कुछ दिनों में आम जनता के पास जाएंगे, आम मुसलमान के पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे क्या, और मैं आपसे भी ये सवाल कर रहा हूँ, अपने दर्शकों से भी ये सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको वक्त से अभी तक कोई फायदा हुआ है? ने वक्त की संपत्ति का इस्तेमाल करके क्या आपने कभी कोई आमदनी के जरिए बनाया है? या और भी कई सवाल हैं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, हमारी आवाज़। शुक्रिया।